हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट है लेक्चर 30 अंतरिक्ष के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष अभियानों को, जो कि भारत के द्वारा अभी तक के जितने भी अंतरिक्ष अभियान चलाए गए हैं और जितने चलाए जाएंगे या भविष्य में जितने भी योजनाएं हैं जिनके द्वारा अंतरिक्ष अभियानों को सफल बनाया जाएगा, वो सभी के बारे में जानेंगे कि उनके क्या क्या लक्ष्य होंगे और क्या क्या उनके कार्य होंगे और कैसे उन्हें बनाया गया और कौन से व्हीकल्स के द्वारा उन्हें लॉन्च किया गया, कौन से कक्षा में लॉन्च किया गया और किस तरह के वो उपग्रह हैं और किस तरह के डाटा हमें वो प्रोवाइड कराएंगे और वो डाटाओं का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी अंतरिक्ष अभियानों के बारे में पढ़ेंगे जो कि भारत के द्वारा इसरो के द्वारा अभी तक लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा एम पी पी एस सी मेन्स पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखें और साथ ही साथ अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो भारत का अभी तक का जो अंतरिक्ष अभियान है उनमें से सबसे प्रमुख जो है वो है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। इसके अलावा जो दूसरा है वो है मंगलयान 1, मंगलयान 2। मंगलयान जो 3 है अभी कंफर्म नहीं है कि ये कब तक लॉन्च होगा, अभी इसके बारे में इसरो ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बताया और ना ही कोई ऐसे डेट नहीं बताया। लेकिन अगर चंद्रयान 3 होता है भारत का और वो सफल होता है तो मंगलयान 3 भी कहीं ना कहीं होगा। इसके अलावा आदित्य L1 है जो कि 2020 में लॉन्चिंग का इसका डेट है। इसके अलावा गगनयान और इसके अलावा अन्य जो भी अभियान जो भारत सरकार के द्वारा या इसरो के द्वारा अभी तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में उठाए गए हैं या स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभियानों के तहत उनको अभी बनाया गया है, जितने भी उपग्रह लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। तो चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 1 का सीधा सा मतलब था कि ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर चंद्रमा की कक्षा में जाके लोकेट होगा। मान लो ये पृथ्वी है तो इसकी कक्षा ये है, तो चंद्रमा की कक्षा में इसको स्थापित किया जाएगा ताकि चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होकर चंद्रमा के जितने भी चीज़ें हैं उनको अध्ययन कर सके। अध्ययन वो कैसे करेगा, तो एक तरह से दूर संवेदी उपग्रह था जो कि चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होगा। और दूर संवेदी उपग्रह क्या करता है, फोटोग्राफ्स कलेक्ट करता है, वेव के अध्ययन करता है और हम तक भेजता है, और उसके माध्यम से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि चंद्रमा में कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं। तो चंद्रयान 1 का मुख्य लक्ष्य था कि वो चंद्रमा के फोटोग्राफ्स हमको प्रोवाइड कराएं और उसके माध्यम से हम अध्ययन कर सकें। यही चंद्रयान 1 के माध्यम से ही पहली बार चंद्रमा में पानी होने का पता चला था, और ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खोज साबित हुआ था, वरदान साबित हुआ था, क्योंकि आज से पहले तक सभी, चाहे वो नासा हो या रूस की एजेंसी हो या जितने भी एजेंसियां जो कार्य कर रही हैं स्पेस के रूप में, उन्हें अभी तक इस चीज़ का पता नहीं था। वो चंद्रमा में पानी नहीं मानते थे, जबकि चंद्रमा में ठोस रूप में पानी मौजूद है। ये किसने साबित किया था, तो ये किया था चंद्रयान 1। चंद्रयान 2 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, जो कि पार्सली असफल ही रहा, क्योंकि हम इसको लैंड कराना चाहते थे चंद्रमा की धरती में। जो पहला यान होता है वो कक्षा में स्थापित होता है, जिसमें दूर संवेदी उपग्रह होता है एक तरह से, उसमें दूर संवेदी सैटेलाइट्स होते हैं और उसमें कैमरा लगे होते हैं जो कि वहाँ के पिक्चर्स हमको वापस भेजते हैं। जो दूसरा अपन अभियान चलाएंगे उसमें उसके सतह पर रोबोट को पहुँचाना या रोवर को पहुँचाना, ताकि हम उसके सतह का अध्ययन कर सकें, वहाँ के वेव्स का अध्ययन कर सकें, वहाँ के जो भी जलवायु है, यहाँ के जो भी चीज़ें हैं उनको एक साथ समझ सकें, इसलिए दूसरा भेजते हैं। और जो थर्ड अपन डिजाइन करते हैं या आप जो भविष्य में करेंगे वो मानवयान होगा, जिसमें कि मानव को हम चंद्रमा की सतह पर भेजेंगे और उनके द्वारा अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे इस क्षेत्र में। ऐसा सेम मंगलयान में भी होगा। पहला जो अपन ने अभी भेजा वो दूर संवेदी एक तरह से उपग्रह था, जो कि पृथ्वी की कक्षा से किसके कक्षा में गया है, वो मंगल के कक्षा में स्थापित हुआ है, जहाँ से वो हमें अपनी सारी जानकारी प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ के उपग्रह जो है वो प्रोवाइड कराएगा। जो सेकंड है वो हम डेफिनेटली उसके सतह तक पहुँचना चाहेंगे मंगल के, और मंगल की सतह तक पहुँच के वहाँ के बारे में अध्ययन करेंगे, वहाँ के जितने ओर्स हैं, जितने भी रासायनिक संगठन है वो किस तरह से बना है, वहाँ जीवन की क्या संभावना है, भविष्य की क्या संभावना है, ये सब कुछ मंगलयान 2 के तहत अपन देखेंगे। और 3 में अगर पॉसिबल हुआ और कभी इसरो इस चीज़ पे काम करता है तो वो मंगल तक भी यहाँ से मानव को भेजेगा, वहाँ तक मानव को भेजेगा, ताकि मानव वहाँ उतर के रहकर वहाँ की स्थिति और इन्वायरमेंट को समझ सके, वहाँ के टेम्परेचर को समझ सके और वहाँ रहने की कौन कौन सी कंडीशंस हैं उनको बेहतर तौर से अध्ययन कर सके। इसके अलावा जो आदित्य L1 है ये सूर्य के कक्षा को, सूर्य के अध्ययन, जो सूर्य के जितने भी तरंग आते हैं, चुंबकीय तूफान आते हैं, उनके अध्ययन के लिए। गगनयान के बारे में भी इस साल का लॉन्चिंग का जो टाइम है उसके बारे में भी देखा गया। ये भी एक तरह से उपग्रह है जो कि वहाँ से हमें खगोलीय पिंडों का अध्ययन पे मदद करेगा। तो इस तरह से और भी अभियान है, तो हम सभी अभियानों के बारे में धीरे धीरे अध्ययन करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है चंद्रयान 1, जो 2008 में लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे और कैसे इसने काम किया और किस तरह से इसको सफल बनाया गया और कौन से व्हीकल या लॉन्चिंग व्हीकल इसके लिए यूज किया गया। तो जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था कि चंद्रयान को हम पहली बार पृथ्वी की कक्षा से
किसी दूसरे ग्रह के या उपग्रह के कक्षा में स्थापित करने वाला पहला यान था, पहला उपग्रह था जो दूर संवेदी उपग्रह था एक तरह से। तो इसको हमने दूसरे कक्षा में मतलब चंद्रमा के कक्षा में स्थापित किया था। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि चंद्रयान 1 यह भारत का पृथ्वी के बाहरी कक्षा में भेजा गया अंतरिक्ष अभियान है। इसमें प्रक्षेपण यान के रूप में PSLV-C11 का उपयोग हुआ था। यह इम्पोर्टेंट है। इस उपग्रह में भारत के 5 उपकरण और नासा के 6 उपकरण लगाए गए थे। मतलब जो उसमें अध्ययन के लिए जो दूर संवेदी उपग्रह पे दूर संवेदी जो जितने भी कैमरे या फिर जो भी उपकरण लगाए गए थे वो 5 तो भारत के बनाए गए थे, या भारत के जितने भी अध्ययन के लिए जो यूज होने वाले थे वो 5 उपकरण भारत के थे। और इसमें जो 6 उपकरण थे वो नासा ने लगाए थे, नासा ने दिए थे भारत को। जिसमें से मून इम्पोर्ट प्रोब ये एक उपकरण था जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरा और भारत का झंडा वहाँ पे स्थापित किया। यह भारत के झंडा को वहाँ पर सतह पर स्थापित किया या फहराया। तो वहाँ से भारत ने अपनी उपस्थिति कहाँ दर्ज करा दी? चंद्रमा में। तो ये एक छोटा सा उसका एक डेफिनेशन है कि चंद्रयान 1 भारत की पहली ऐसी मिशन था जो कि पृथ्वी की कक्षा से बाहरी कक्षा में भेजा गया था। इसके अलावा इसमें कौन से प्रक्षेपण यान का यूज किया था? तो PSLV का इसमें यूज हुआ था। और ये उपग्रह में 5 जो उपकरण थे वो भारत के थे और 6 उपकरण किसके थे? नासा के थे। और इसमें से मून इम्पोर्ट प्रोब, अगर इसको याद भी नहीं रखा तो इनमें से ही एक उपकरण ऐसा था जिन्होंने चंद्रमा में लैंड करके और चंद्रमा में भारत का तिरंगा फहराया था। अब इस अभियान को सबसे सफल क्यों माना जाता है? क्योंकि इस अभियान को, क्योंकि इससे पहले भी तो बहुत सारे लोगों ने चंद्रमा पे पहुंचे और उनके अभियान भी सफल हुए, लेकिन ये अभियान सबसे ज़्यादा सफल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सर्वाधिक सफलता इस बात पर रही कि इसमें चंद्रमा की सतह पर पानी की ठोस अवस्था में उपस्थिति होने के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसके अलावा इसको लिखना भी इम्पोर्टेंट है। तो ठोस अवस्था में पानी की उपस्थिति को किसने बताया था? तो चंद्रयान 1 ने बताया था। साथ ही चंद्रमा पर हीलियम गैस की अत्यधिक मात्रा में उपग्रह की में खोजी है जो भविष्य में ईंधन के रूप में प्रयोग की जा सकती है, क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन इन दोनों की वजह से जो सौर से ऊर्जा प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हीलियम गैस सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो चंद्रमा में। ये किसने बताया? चंद्रयान 1 ने। और ठोस अवस्था में पानी की उपस्थिति भी किसने बताया? तो चंद्रयान 1 ने। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी चंद्रयान 1 में, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन आप पढ़ेंगे आगे चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 का सबसे मेन लक्ष्य जो मैंने पहले बताया था कि वो पृथ्वी चंद्रमा की सतह पर पहुंचना था। क्योंकि अभी तक जो चंद्रयान 1 था वो वहाँ पे उसकी कक्षा से अध्ययन कर रहा था, दूर से फोटोग्राफ्स खींच रहे थे और इन फोटोग्राफ्स की मदद से अपन अध्ययन करके बता रहे थे कि वहाँ कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित हैं। लेकिन चंद्रयान 2 में वो उसके सतह तक पहुँचेगा, उसके सतह का अध्ययन करेगा और उसके सतह पर जितने भी चीज़ें हमको प्राप्त होंगी जानकारी में, चाहे वो और हों या फिर जितने भी संगठन हों, या किस तरह से वहाँ के रहने की चीज़ें हैं, या वहाँ पे रहने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगा, वहाँ वायुमंडल कंडीशन क्या है, वायुमंडल होता है नहीं होता, वायुमंडल वैसे भी वहाँ पे नहीं होता क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन कहाँ से करेगा? तो चंद्रयान 2 से होगा। तो चंद्रयान 2 एक भारतीय चंद्र मिशन है जो साहसपूर्वक वहाँ जाएगा जहाँ कोई भी देश पहले कभी नहीं गया। तो कहाँ जाएगा? दक्षिणी ध्रुव में जाएगा। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र है। इस प्रयास के माध्यम से चंद्रमा की हमारी समझ को बेहतर बनाने का उद्देश्य है। ऐसी खोजें जो संपूर्ण रूप से भारत और मानवता को अधिक लाभान्वित करेंगी। कहीं ना कहीं इससे संसाधन की जो अपर्याप्तता पृथ्वी पे हो रही है, हमारे लिए जो संसाधन में कमी हो रही है, इन सभी चीज़ों को पूर्ति के लिए भी देखा जा रहा है भविष्य में किसको? चंद्रमा को, साथ ही साथ मंगल को। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी अभियान सभी करे जा रहे हैं, जितने भी अभियान जितने भी देश हैं ये अभियान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बेहतर से बेहतर अपने भविष्य को देखना चाहेंगे। इन अंतर्दृष्टि और अनुभवों का उद्देश्य प्रतिमान बदलाव में है कि किस तरह चंद्र अभियानों को आने वाले वर्षों के लिए संपर्क किया जाता है। सबसे दूर की सीमाओं में आगे की यात्राओं को प्रसार किया जाएगा। अगला है कि हम चंद्रमा पर ही जितने भी अभियान हैं, चंद्रमा पर ही हम क्यों उतरना चाहते हैं? तो चंद्रमा सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पास के तो उपग्रह है। दूसरी चीज़, हमें अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कोई पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह है, मतलब दूसरे ग्रह में हमको करना है, तो सबसे बेस्ट कौन है? चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा पास में है और उसमें हम आसानी से पहुंच सकते हैं और वहाँ का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए भी हम वहाँ पर जा रहे हैं। चंद्रमा निकटतम ब्रह्मांडीय निकाय है जिस पर अंतरिक्ष खोज का प्रयास और प्रलेखित किया जा सकता है। यह गहरे अंतरिक्ष मिशनों में नए आवश्यक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए भी एक आवश्यक परीक्षण स्थान भी है। क्योंकि जितने भी आपने प्रौद्योगिकी बना ली है वो कहाँ भेजोगे? आपको अध्ययन करना है, आपको समझना है कि आपकी प्रौद्योगिकी काम कर रही है या नहीं कर रही है, साथ ही साथ आपको बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। अगर आप किसी गैलेक्सी में कहीं भी और किसी उपग्रह पे भेज दिए तो वहाँ पे क्या अध्ययन करेगा या किस तरह से वो काम कर रहा है वो उतना सटीक नहीं बता पाएगा जितना आप चंद्रमा में भेज के अपने
टेक्नोलॉजी को और अपने प्रौद्योगिकी का विस्तार और प्रदर्शन कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको बेहतर तरीके से उसके रिजल्ट पा सकते हैं। तो एक तरह से चंद्रमा प्रैक्टिकल करने का स्थान है जहाँ पर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं ताकि वहाँ का बेहतर समझ हो, क्योंकि वहाँ पे तो आप मानव मिशन भी हो चुके हैं, बहुत लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं और बहुत सारे लोग वहाँ का अध्ययन कर चुके हैं, बहुत सारे देश। तो अभी जो भारत कर रहा है वो भी इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए है, साथ ही साथ अपने प्रौद्योगिकी में भारत अपने स्वयं देशी जो तकनीक है उसके अंतर्गत कर रहा है, तो एक बड़ी बात होगी। चंद्रयान 2 खोज के एक नए युग को बढ़ावा देने, अंतरिक्ष की हमारी समझ को बढ़ाने, प्रौद्योगिकी की प्रगति को प्रोत्साहित करने और वैश्विक गठजोड़ को बढ़ावा देने और खोजकर्ताओं और वैज्ञानिक की एक भावी पीढ़ी को प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो ये हम इसलिए जो चंद्रयान है या चंद्र मिशन जो कर रहे हैं वो ये है। अगर कोई पूछता है या कहीं क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी चंद्रयान 2 की, तो उसका सबसे बेस्ट आंसर यही होगा कि हम इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि जो भावी पीढ़ी है उसको ये इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमारे लिए लिमिट्स नहीं है, हम अंतरिक्ष में भी बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो प्रौद्योगिकी है या फिर हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो भावी पीढ़ी है उसको प्रेरित किया जा सकता है, भावी पीढ़ी को इसी ओर में ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर किया जा सकता है। चंद्रयान 2 का वैज्ञानिक उद्देश्य क्या था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक उद्देश्य के बिना अगर चंद्रयान 2 अपन ने लॉन्च किया तो इतना भारी भरकम खर्चे के साथ अगर हम लॉन्च कर रहे हैं, जबकि भारत में अभी भी बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो जो दूसरे देश हैं वो यही कहते हैं कि भारत को अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट और साथ ही साथ गरीबी, भुखमरी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस मिशनों पर। लेकिन हमारे कुछ वैज्ञानिक उद्देश्य हैं जिसकी मदद से हम स्पेस टेक्नोलॉजी को बेहतर कर सकते हैं और इससे भी भारत में बहुत सारे बदलाव लाया जा सकता है। तो यह चंद्रमा पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के लिए सबसे अच्छा संबंध प्रदान करता है। किसी भी तरह से हम पृथ्वी के मतलब गैलेक्सी कैसे बना या फिर हमारा जो ये पूरा सौर सिस्टम है वो किस तरह से डेवलप हुआ, उसके लिए सबसे बेहतर जो चीज़ है वो हम किससे जान सकते हैं, चंद्रमा से। क्योंकि चंद्रमा ही ऐसा उपग्रह है या हमारे पास स्थित ऐसा उपग्रह है जिस पर हम बेहतर तरीके से सारे एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन है। यह अंतरिक्ष और सौरमंडल के पर्यावरण का एक आबादित ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रदान करता है। हालांकि कुछ परिपक्व मॉडल हैं जो चंद्रमा की उत्पत्ति को स्पष्ट करते हैं, लेकिन अभी भी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे मॉडल हैं, बहुत सारे थ्योरी हैं जो एक बेहतर आंसर प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो सभी सही है या सत्य है। तो हमारे पास अभी भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको बेहतर तरीके से जान सकें, ताकि जो उत्पत्ति है, जीवन की उत्पत्ति है, पर्यावरण की उत्पत्ति है या फिर वायुमंडल का जो हमारे गुरुत्वाकर्षण का जो जितने भी चीज़ें हैं प्रैक्टिकल या फिर प्राकृतिक रूप से हमें प्रदान किया गया है उसके बारे में बेहतर समझ बन सकेगा। चंद्रमा की संरचना में विविधताओं का अध्ययन करने के लिए चंद्र सतह पर व्यापक मानचित्र चित्रण चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास का पता लगाने के लिए आवश्यक है। चंद्रमा 1 द्वारा खोजे गए पानी के अणुओं के साक्ष्य चंद्रमा पर पानी की उत्पत्ति को संबोधित करने के लिए सतह के नीचे पानी के अणुओं के वितरण की सीमा पर आगे के अध्ययन की आवश्यकता है। अब अपन को पता चलेगा कि चंद्रमा के सतह पर ठोस रूप में पानी आवश्यकता है, तो वो ठोस रूप में पानी कितना है, उसे किस तरह से यूजेबल बनाया जा सकता है, उन क्रिएटरों में पानी के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं, साथ ही साथ जो चंद्रमा की सतह है उसमें बेहतर तौर से उसका जो कार्यकाल है उसको किस तरह से बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाएगी। साथ ही साथ चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि यह क्षेत्र छाया रहता है जो कि उत्तरी ध्रुव की तुलना में बहुत बड़ा है। इसके चारों ओर स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में पानी की उपस्थिति की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में क्रेटर हैं जो कि प्रारंभिक सौरमंडल के जीवाश्म का रिकॉर्ड रखते हैं। क्रेटर वही है जो अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जो इस तरह से गड्ढे गड्ढे नुमा हो जाते हैं, उन्हें क्रेटर कहते हैं। साथ ही साथ जो दक्षिणी ध्रुव है बहुत बड़ा है, अंधेरा क्षेत्र है, छाया क्षेत्र है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ लैंडर विक्रम और रोवर को नरम भूमि प्रदान करने का प्रयास है, क्योंकि वहाँ पे छाया क्षेत्र है तो वहाँ की जो भूमि है वो शायद नरम होगा, ऐसा वैज्ञानिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से मिशन वहाँ पर भेजा गया और यही हमारे वैज्ञानिक उद्देश्य हैं। इसके अलावा विश्व का पहला अंतरिक्ष अभियान है जो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये अपना जो चंद्रयान 2 है उसके बारे में बताया गया है। भारत का पहला अभियान जो अपने घरेलू तकनीक के माध्यम से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, क्योंकि इससे पहले जो सॉफ्ट लैंडिंग तकनीक था वो रूस देने वाला था, लेकिन रूस ने मना कर दिया। जब रूस ने मना कर दिया तो भारत ने खुद से डेवलप किया और खुद से डेवलप करके ये अभियान सक्सेसफुल अगर हो जाता है, जैसे कि अभी तो जो
हमारा चंद्रयान 2 था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि सक्सेसफुल पार्शली नहीं हो पाया, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, वो ऊपर से गिर गया 2 किलोमीटर की ऊंचाई से। जो हमारा पूरा का पूरा रोबोट था वो गिर गया, जिसकी वजह से हमें बेहतर रिजल्ट जो आने थे वो नहीं आ पाए। लेकिन भविष्य में अगर कोई चंद्रमा पर दूसरा मिशन करते हैं, और आगे मिशन जरूरी होगा, क्योंकि इसरो इस चीज़ को जरूर पूरा करके दिखाएगा एक दिन, तो जो सॉफ्ट लैंडिंग हो सकेगा तो वो स्वदेशी तकनीक से हो पाएगा, और साथ ही साथ उस स्वदेशी तकनीक के माध्यम से हम आगे भी मानव मिशन को भेज सकेंगे। भारत का पहला मिशन जो भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा चंद्रमा की सतह की जानकारी हमारे सामने रखता, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो। है नहीं हो पाया तो ये हमारा एक असफलता है, जिसको हम नेक्स्ट बार में पूरी करेंगे। सॉफ्ट लैंडिंग एक तरह से आपने देखा होगा, जो एलियंस आते हैं तो उनके जो चक्री टाइप के जो वो होते हैं जहाज, वो आराम से आके धीरे धीरे और पृथ्वी पर बैठ जाते हैं, वैसे उन पर जर्क नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट वो सेट हो जाए। इस तरह से जो यान होगा उस तरह से हमने सॉफ्ट लैंडिंग की व्यवस्था की थी। भारत चौथा देश बन जाता है जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि पहुंचा, लेकिन वो सही और सटीक रूप से नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से हमें जानकारी नहीं मिल पाई। अब चंद्रमा जो अपने चंद्रयान भेजा उसमें कौन कौन से पार्ट थे, तो उसमें पार्ट थे, पहला था आर्बिटर। इसका वजन था 2379 किलोग्राम। लॉन्च के समय चंद्रयान 2 ऑर्बिटर विक्रम लैंडर के साथ साथ भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क IDS 42 के साथ संचार करने में सक्षम होगा। ऑर्बिटर का जीवन 1 वर्ष और इसे चंद्र ध्रुवीय कक्षा में रखा जाएगा। एक तरह से उपग्रह है जो चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होगा, ऑर्बिटर। ठीक है, इसके बाद जो लैंडर होगा वो कहाँ पे जाएगा, चंद्रमा की सतह पर। देखिए, भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क IDS 42 बेंगलोर, इसको आप याद रखना, कहीं ये पूछा जा सकता है कि संचार के लिए जो होता है ये कहाँ पर स्थित है और किस तरह से कार्य करता है। इसके अलावा जो लैंडर है विक्रम, वजन 1471 किलोग्राम का था। जो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इन्हीं की ही प्रयासों से स्पेस टेक्नोलॉजी को एक नया दिशा मिला और नया पहचान मिली अभी के डेट में। यह एक चंद्र दिन के लिए कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो लगभग 14 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। क्योंकि चंद्रमा में जो उसका घूर्णन गति है उसमें क्या 14 दिन लगते हैं, तो वो एक 14 दिन वही होता है, जो एक चंद्र दिन वही होता है जो 14 दिन होता है पृथ्वी के लिए, और 28 दिन का पूरा वहाँ पर महीना होता है। विक्रम के पास बेंगलोर के पास IDSN 42 के साथ साथ ऑर्बिटर और रोवर के साथ संचार करने की क्षमता है। लैंडर को चंद्र सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग को निष्पादित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा रोवर प्रज्ञान, वजन 27 किलोग्राम का है। चंद्रयान 2 का रोवर प्रज्ञान नाम का 6 पहियों वाला रोबोट वाहन है, जो संस्कृत में ज्ञान का अनुवाद करता है। यह 500 मीटर तक यात्रा कर सकता है और इसके कामकाज के लिए सौर ऊर्जा का लाभ उठाता है। यह केवल लैंडर के साथ साथ संचार कर सकता है। ये लैंडर के साथ संचार करेगा, और जो लैंडर है वो डायरेक्ट ISDS के साथ भी संचार कर सकता है। इसके अलावा वो रोवर के ऑर्बिटर के साथ भी संचार कर सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये एक तरह से 6 पहिए का जो नॉर्मल रोबोट है जो आप घर में देखते होंगे, वैसे ही जो पृथ्वी की सतह पर 500 किलोमीटर, लगभग आधा किलोमीटर की यात्रा करेगा, और वहाँ के जगह जगह के फोटोग्राफ्स, वहाँ की जानकारी हमको भेजता, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया। अब ये जो पूरा का पूरा मिशन था वो किस तरह से चालू हुआ था और कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो ये था जब PM मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह PM थे, तब 18 सितंबर 2008 को अप्रूवल मिला था। 22 जुलाई 2019 को लॉन्चिंग डेट था। इसके बाद उसका लैंडिंग था तब 7 सितंबर 2019 को था। ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंट के लिए था, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन माउंट। इसका जो लक्ष्य था वो यही था। वैज्ञानिक जितने भी थे वो प्रायोगिक के रूप में इसको देख रहे थे, और इसको अपन कितने दिन तक चला सकते थे, तो ये 1 साल तक ऑपरेट करता और वहाँ से हमें सारी जानकारियाँ भेजता। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना, और इसी फैक्ट के माध्यम से आप कार्य कर सकते हैं। चंद्रयान 2 पहले के किसी मिशन से अलग है। लगभग 1 दशक के वैज्ञानिक अनुसंधान और इंजीनियरिंग विकास का लाभ उठाते हुए भारत का दूसरा चंद्र अभियान चंद्रमा के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के एक पूरी सतह में अस्पष्टीकृत खंड पर प्रकाश डालेगा, जहाँ तक आज कोई नहीं गया है और ना ही कोई पहुँच पाया, तो वहाँ तक पहुँचेगा और वहाँ पर एक प्रकाश डालेगा, और साथ ही साथ वहाँ के अध्ययन में हमको सक्षम बनाता। लेकिन कुल मिला के एक तरह से मिशन असफल ही रहा, क्योंकि ये वहाँ तक लैंड नहीं कर पाया। लेकिन अभी वर्तमान में चंद्रयान 2 काफ़ी ज़्यादा फेमस था, तो मेंस में पूछा जा सकता है। तो ये सब कुछ एक तरह से 15 नंबर के लिए आप तैयार करके रखो। ये 6 में भी पूछा जा सकता है, 3 में भी पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं।
जो मिशन है वो हमें क्या क्या देता, तो ये मिशन हमें विस्तृत स्थलाकृति अध्ययन, व्यापक खनिज विश्लेषण और चंद्र सतह पर अन्य प्रक्षेपणों के एक मेजबान का आयोजन करके चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद करेगा। वहाँ हम चंद्रयान 2 के द्वारा की गई खोजों का भी पता लगाएंगे, जैसे चंद्रमा पर पानी, कणों की उपस्थिति और अद्वितीय रासायनिक संरचना के साथ साथ नए रॉक प्रकार के, तो नए नए प्रकार के खनिजों का पता लगाना, वहाँ की जो पानी का पता चंद्रयान 1 के तहत लगा था उसके बारे में अध्ययन करना और उनको बेहतर तरीके से एनालिसिस करना, ताकि उसके यूज़ के बारे में भी भविष्य में सोचा जा सके और किस तरह से उसके आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको चंद्रयान 2 के द्वारा मिलना था। अब चंद्र मिशन का जो लक्ष्य था, मिशन का क्या लक्ष्य था, तो अंतरिक्ष में भारत के पदचिन्ह का विस्तार करना, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और खोजकर्ताओं को भावी पीढ़ी को प्रेरित करना और अंतर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना। ये एक तरह से इनका लक्ष्य था मिशन का, कि अंतरिक्ष में भारत के पदचिन्ह का विस्तार करना, ताकि अंतरिक्ष ताकत भी भारत की बाहर ये दुनिया को देखी जा सके। विस्तार करना, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को और खोजकर्ताओं को भावी पीढ़ी को क्या करना, एक तरह से प्रेरित करना। और इसके अलावा चंद्रयान 2 में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं वो भी पूछा जा सकता है, शायद ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, वैसे तो नॉर्मल नहीं भी पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेंस में इसको 15 नंबर में इंक्लूड करेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। तो चंद्रयान 2 में इक्विपमेंट कौन सा लगा, तो लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये किसका पता लगाएगा, तो ये लगाएगा रासायनिक संगठन का, एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ द मून। तो ये रासायनिक संगठन का पता लगाएगा और इसका नाम है लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसके अलावा है इमेजिंग आईआर स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये क्या करेगा, खनिज कौन कौन से खनिज हैं और पानी की उपस्थिति का सत्यापन करेगा और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी देगा कि वो किस तरह से हैं और कैसे उसको भविष्य में यूज किया जा सकता है। सिंथेटिक एपरेचर रीडर L&S बैंड, ठीक है, ये ध्रुवीय क्षेत्र के चित्र और सतह के भीतर की पानी की उपस्थिति का पता लगाएगा, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा, ये हाई रेजोल्यूशन कैमरा को बोलते हैं क्योंकि चंद्रमा की संरचना की सतह के जो चित्र हैं वो बेहतर तरीके से प्राप्त हो सके, ताकि उनके बारे में बेहतर जानकारी अपन को मिल सके। इसके अलावा चंद्रयान सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये तापमान और ताप प्रवणता का पता लगाएगा चंद्रमा की सतह पर। और इसके अलावा तत्व और उनकी मात्राओं का पता लगाएगा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेज़र इंडिकेट, ठीक है। तो इतने सारे इक्विपमेंट, लगभग 6 इक्विपमेंट लगे थे, जो हर चीज़ के बारे में ध्यान देना था और हर चीज़ को फोकस करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इसकी असफलता हो गई। पार्शियल असफल हुआ लेकिन हो गया, क्योंकि वो लैंड नहीं कर पाया। जो हमको बेहतर जानकारी मिलना था या भविष्य में जो बेहतर जानकारी देनी थी उसके बारे में अपन नहीं आगाह हो सके। अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं चंद्रयान 2 मिशन एक अत्यधिक जटिल मिशन था, जिसमें इसरो के पिछले मिशनों की तुलना में एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग का प्रतिनिधित्व किया था, जो चंद्रमा के अस्पष्टीकरण ध्रुवी का पता लगाने के लिए एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को एक साथ लाया था, ठीक है। उसमें 3 पार्ट हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो ये 3 पार्ट हैं, तो इस तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के बाद से न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया के एक चरण से दूसरे चरण तक अपनी प्रगति को बड़ी उम्मीदों और उत्साह के साथ देखा। यह एक अनोखा मिशन था जिसका उद्देश्य चंद्रमा में केवल एक क्षेत्र का अध्ययन करना था, केवल एक क्षेत्र का अध्ययन करना नहीं था, बल्कि बाहरी क्षेत्र, सतह और साथ ही एक मिशन में चंद्रमा की उपसतह के संयोजन वाले सभी क्षेत्रों का अध्ययन करना था। ऑर्बिटर को पहले से ही चंद्रमा के चारों ओर अपनी इच्छित कक्षा में रखा गया है और इसके 8 अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हुए ध्रुवीय क्षेत्रों में चंद्रमा के विकास और खनिजों और पानी के अणुओं के मैपिंग की हमारी संपदा को समृद्ध करेगा। ऑर्बिटर कैमरा अब तक की किसी भी चंद्र मिशन पर उच्चतम रेजोल्यूशन का कैमरा है और यह उच्च रेजोल्यूशन और छवियां प्राप्त करेगा, जो कि वैश्विक क्षेत्र में जो समुदाय है उसके लिए बेहतर तरह से रिजल्ट दे पाएगा और बेहद उपयोगी भी होगा। सटीक प्रक्षेपण और मिशन प्रबंधन ने योजनाबद्ध 1 वर्ष के बजाय लगभग 7 वर्षों का लंबा जीवन सुनिश्चित किया है। विक्रम लैंडर ने अभी सतह से 2 किलोमीटर के नीचे 35 किलोग्राम की कक्षा से नियंत्रित प्रक्षेपण का अनुसरण किया। लैंडर के सभी सिस्टम और सेंसर इस बिंदु तक उत्कृष्ट कार्य किया और कई तकनीकों ने साबित किया कि जैसे लैंडर में उपयोग की गई जाने वाली 4 थ्रस्ट प्रोपोर्शनल तकनीक, जो कि सफल माने गए, और इन्हीं तकनीकों की मदद से भारत जो नेक्स्ट मिशन करेगा उस पर ध्यान दिया जाएगा।
और अगला जो मिशन होगा उसमें डेफिनेटली हम चंद्रमा की सतह पर पहुंचेंगे और अध्ययन कर पाएंगे। मिशन के प्रत्येक चरण के लिए सफलता के मापदंड को परिभाषित किया गया है और अब तक की मिशन के उद्देश्यों में 90 से 95% तक काम पूरा हो चुका है। और लैंडर के साथ संचार के नहीं होने की वजह से जो चंद्र विज्ञान का योगदान करना था वो पूर्ण रूप से 100% सफल नहीं हो पाया, लेकिन ये अपनी योजनाओं पर कई तरह से सफल ही माना गया है। और जो चंद्रयान 3 जिसमें मानव को भेजने के, जो क्योंकि हम अब सेटेलाइट डेवलप कर चुके हैं तो मानव को भेजने के लिए ये बात किया जा रहा है चंद्रयान 3 में, जो कि रीयूजेबल सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से संपूर्ण होगा। तो एक वर्ड आएगा बायोसिग्नेचर। तो बायोसिग्नेचर क्या होता है? तो गोल्डीलॉक्स क्षेत्र को बायोसिग्नेचर कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पानी हो, तापमान अनुकूल हो, वातावरण अनुकूल हो, जहाँ रहने के लिए अनुकूल वातावरण हो, उसे गोल्डीलॉक्स का क्षेत्र कहते हैं। तो ये आगे आएगा भी बायोसिग्नेचर के रूप में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2030 से 31 में अपन मानव भेज देंगे कहाँ पर? चंद्रमा में। हालांकि लंबा टाइम है लेकिन ये सफल जरूर होगा। अब भारत तक का अब तक के सबसे सफल मिशन मंगलयान के बारे में पढ़ते हैं, या मंगलयान 1 के बारे में पढ़ते हैं। मंगलयान यह भारत का पहला मिशन था जो किसी उपग्रहों का प्रक्षेपण कर रहा था। 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 की सहायता से इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, जिसमें 300 दिनों की यात्रा कर 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में स्थापित किया या प्रवेश किया। इसमें से कई प्रकार के सुदूर संवेदी उपकरण लगाए गए हैं जो मंगल की सतह से चित्र और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। इसमें भी दूर संवेदी एक तरह से उपग्रह है जिसको पृथ्वी की कक्षा के बाहर मंगल की कक्षा में स्थापित किया गया है। ये आपको याद होना चाहिए। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नवंबर 2013, और इसके बाद ये 300 दिनों की यात्रा करके 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में स्थापित हो गया। और ये जो उपग्रह है वो क्या कर रहा है? तो वहाँ पे जितना क्षेत्र वो कवर कर पा रहा है वो क्षेत्र का क्या करता है? फोटोग्राफ्स हमको प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ उसके हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स को हम एनालिसिस करके उन्हें बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। इसी अभियान के द्वारा हमको सफलता क्या मिली है? तो इसी के द्वारा भेजे गए चित्रों से स्पष्ट हुआ कि मंगल पर CH4 मीथेन गैस की उपस्थिति है, जो एक प्रकार का बायोसिग्नेचर है। अभी मैंने बायोसिग्नेचर के बारे में बताया, गोल्डीलॉक्स क्षेत्र। इसी की सफलता के कारण 2014 में इसरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के द्वारा दिए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, सम्मानित किया गया। भारत विश्व का प्रथम देश है जिसने एक प्रयास में मंगल की कक्षा में उपग्रह को स्थापित करके दिखाया है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो मंगलयान के बारे में इतना आपको याद होना चाहिए, और इतने से ही आप पूरा का पूरा मंगलयान लिख सकते हो 6 नंबर में। और 15 नंबर में अगर लिखना होगा तो फिर पूरा मंगलयान पे जितनी सारी चीज़ें हैं उनको लिखना होगा। इसके बाद होता है एस्ट्रोसेट। ये अपना एक वेधशाला है, ठीक है। वेधशाला है, तो वेधशाला क्या होता है पहले ये जान लो। अंतरिक्ष में स्थित वह उपग्रह जो जहाँ से खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है वेधशाला कहलाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि वेधशाला का मतलब ये नहीं कि आपने अपने यहाँ का जो प्रयोगशाला देखा हो, केमिस्ट्री लैब है, उस तरह का कोई घर नहीं बनाया वहाँ पर, है ना। एक तरह से उपग्रह ही है जिसमें बहुत सारे क्या लगाए गए हैं? खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए दूर दूर संचार से जितने भी ऑप्टिकल वो हैं, स्पेक्ट्रम हैं, उन सब चीज़ों को वो करने के लिए, अध्ययन करने के लिए उसमें बहुत सारे उपकरण स्थापित किए गए हैं जिनके मदद से हम अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम यहाँ से पृथ्वी में अगर इस तरह से वेधशाला बनाते हैं तो वो कितने ऊंचाई में, पहाड़ियों की ऊंचाई में जाके बना सकते हैं। मान लो एवरेस्ट में तो 8 किलोमीटर में, या कोई और है तो उसमें जाके इस तरह से हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हम पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दें वेधशाला को, तो जो खगोलीय पिंड है उनके बहुत नज़दीक से उनको अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि टेलीस्कोप इतने हाई रेजोल्यूशन और इतने अच्छे टेलीस्कोप हो चुके हैं कि वो जो इतने भी खगोलीय पिंड हैं उनके बेहतर से बेहतर अध्ययन करके हमें उसके सूचना दे सकते हैं। तो इस तरह का एक एस्ट्रोसेट, एक पहला वेधशाला भारत का, ठीक है, पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है जिसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रम बैंड के आकाशीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना है, ठीक है। अब पेलोड पराबैंगनी, निकट और दूर, सीमित ऑप्टिकल और एक्सरे ऊर्जा बैंड के कवर करता है। एस्ट्रोसेट मिशन की एक अनूठी विशेषता यह है कि एक ही उपग्रह के साथ विभिन्न खगोलीय पिंडों के एक साथ बहुत तरंग दैर्ध्यों का अवलोकन करने में सक्षम है। 1515 किलोग्राम के भारत तोलन वाला एस्ट्रोसेट को 28 सितंबर 2015 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-30 द्वारा लॉन्च किया गया था। एस्ट्रोसेट मिशन का न्यूनतम उपयोगी जीवन वर्ष 5 वर्ष है, मतलब 2015 में इसको भेजा गया तो ये कब तक चलेगा? 2020 तक। तो अब सितंबर निकल गया तो शायद इसका भी जीवन काल खत्म हो गया होगा, लेकिन ऐसा अपन ने भेज के इसको भेजा था।
अब जो हमने उसमें टेलीस्कोप लगाए थे उनका क्या उद्देश्य था, इतना ज़्यादा खर्चा किया उसका क्या उद्देश्य था, मिशन का उद्देश्य क्या था। न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल वाले बाइनरी स्टार सिस्टम में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझने के लिए इसको लगाया गया था। इसके अलावा न्यूट्रॉन तारों के चुंबकीय क्षेत्र का अनुमान लगाना था। हमारी आकाशगंगाओं के परे स्थित तारा प्रणालियों के स्टार जन्म क्षेत्रों और उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन करना था। आकाश में नए संक्षिप्त उज्ज्वल एक्सरे स्रोतों का पता लगाना, पराबैंगनी क्षेत्रों में ब्रह्मांड के एक सीमित क्षेत्र का सर्वेक्षण करना। तो सारे इसके उद्देश्य थे, सारे आपको याद होना चाहिए। न्यूट्रॉन तारों ब्लैक होल के बाइनरी स्टार सिस्टम को समझना, न्यूट्रॉन उनके जो ऊर्जा बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है उसके बारे में, न्यूट्रॉन तारों के चुंबकीय क्षेत्र का अनुमान लगाना, आकाश में संक्षिप्त उज्ज्वल एक्सरे स्रोतों का पता लगाना, पराबैंगनी क्षेत्रों में ब्रह्मांड के एक सीमित क्षेत्र का सर्वेक्षण करना। आसमान में सभी पेलोड ऑपरेशनल हैं और कॉस्मिक स्रोतों का अवलोकन कर रहे हैं। अंतरिक्ष यान और पेलोड कार्यशील हैं। पहले 6 महीने पेलोड के प्रदूषण सत्यापन किए गए, इसके बाद पेलोड द्वारा वैज्ञानिक खोज शुरू किया गया। तो ये इसका उद्देश्य था और इसका ये कार्य था, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे आदित्य L1। तो पहली बार ये कहाँ पे भेजा जा रहा है, सूर्य के निकट भेजा जा रहा है, ऐसा उपग्रह अपन लॉन्च कर रहे हैं। देखो ये सूर्य है और ये पृथ्वी, तो इन दोनों के बीच का जो ऐसा एक स्थान होगा जहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य का बराबर होगा, उस स्थान उस वाली कक्षा में स्थापित होगा कौन, आदित्य L1, जिसको लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। ये सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र प्रारंभ होता है यहाँ से, ठीक है, और यहीं पर चुंबकीय तूफान जो सूर्य से आते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। ये डायग्राम अगर आपको याद है तो आदित्य L1 के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। आदित्य L1 मिशन 400 किलोग्राम वर्क के उपग्रह के रूप में की गई है, जिसमें एक पेलोड विजुअल एमिशन लाइट क्रोनोग्राफ VSLV था और इसमें से 800 किलोमीटर कम पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी। ये पहले था, लेकिन अब इसकी सीमा और लिमिट्स भी बढ़ा दी गई हैं। सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के चारों ओर हैलो ऑर्बिट में रखा गया उपग्रह को सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ है। इसलिए आदित्य L1 मिशन को अब आदित्य L1 मिशन से संशोधित किया गया और इसे L1 के चारों ओर प्रभामंडल में डाला जाएगा, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। उपग्रह अतिरिक्त पेलोड को विज्ञान के दायरे में उन्हें उद्देश्यों को साथ बढ़ाता है। आदित्य L1 जब चंद्रमा और पृथ्वी की एक सूर्य के कक्षा में प्रवेश कर जाएगा तो इसमें वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्रमा पृथ्वी के जितने भी प्रभाव हैं वो इस पर पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों से मुक्त होने की वजह से ये सारी चीज़ें की गई हैं। परियोजना को मंजूरी दी गई है और श्रीहरिकोटा में PSLV XL द्वारा 2019-20 की समय सीमा के दौरान उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 केवल सौर कोरोना का निरीक्षण करने के लिए था और डिस्क फोटो स्पेयर के रूप में हजारों किलोमीटर तक फैली सूर्य की बाहरी परतों को कोरोना कहा जाता है। जो सूर्य है उसके चारों ओर का जो प्रभामंडल है उसको सौर कोरोना कहा जाता है। यहाँ का तापमान बहुत उच्च होता है, इसमें 1 लाख डिग्री से अधिक केल्विन का तापमान होता है और इसी का अध्ययन करेगा कि इतना तापमान वो प्रभामंडल कैसे मेंटेन करता है और वहाँ पर इतना तापमान लगातार कैसे बना रहता है, जो लगभग 6000 केल्विन के सौर डिस्क तापमान से बहुत अधिक है। कोरोना इतने उच्च तापमान पर कैसे गर्म होता है और ये अभी भी और भौतिकी में एक अनुत्तरित प्रश्न है। मतलब अभी तक इसको खोजा नहीं गया है कि अभी तक इतना टेम्परेचर एक साथ लगातार कंटिन्यू कैसे मेंटेन कर पा रहा है। अतिरिक्त प्रयोगों के साथ आदित्य L1 अब सूर्य के प्रभा प्रकाश मंडल, सॉफ्ट और हैंड एक्सरे, क्रोमोस्फेयर, UV और कोरोना विजिबल एंड NIR के अवलोकन प्रदान कर सकता है। इसके अलावा कण पेलोड्स सूर्य के निकट वाले कण प्रवाह का अध्ययन करेंगे और L2 कक्षा तक पहुंचेंगे। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। मैग्नेटोमीटर पेलोड L1 के आसपास हैलो कण, वही है हैलो कण मतलब सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र वाले कण, कक्षा में चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को भिन्नता से मापेगा और इन पेलोडों को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र हस्तक्षेप के बाहर रखा जाना चाहिए और कम पृथ्वी के कक्षा में उपयोगी नहीं हो सकता। तो ये था आदित्य L1। तो इस तरह से अपने को कौन कौन से पढ़ना है, तो सारा आपको एक तरह से आइडिया लग गया होगा कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 आप ये समझ लेंगे एक बार तो दोनों तीनों को आप किस तरह से लिखेंगे कि एक दूरसंवेदी उपग्रह है पहला, दूसरा जो होगा वो उसमें हम रोबोट भेजेंगे उसके सतह तक, तीसरा जब रोबोट चला जाएगा तो तीसरा होगा मानवयान, ठीक है, चंद्रमा पर। और क्या क्या होगा, जो पहला तो आपने भेजा था वो सफल हुआ, दूसरा असफल हुआ लेकिन वो
90% तक सफल हुआ। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। और तीनों के तीनों जो यान होंगे वो स्वदेशी तकनीक से डेवलप होंगे। साथ ही साथ जो चंद्रयान 3 है वो 2030 तक किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? क्योंकि रियूजेबल सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल अब भारत में बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। पहले वाले ने पानी की खोज की थी और इसके अलावा हीलियम के खोज की बात की थी। दूसरा जो चंद्रयान था उसमें हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो दक्षिण ध्रुव पर जाएगा और बहुत सारी चीज़ों को जो अनसुलझे पहलू हैं उनको अपन को वो करेगा। इसमें कौन कौन से उपकरण लगे थे, उपकरण भी थोड़ी बहुत आपको याद रखना चाहिए। और साथ ही साथ इसका लक्ष्य क्या था? क्योंकि ये भविष्य में जो आने वाले मिशन हों उसको सफल बनाने के लिए और भावी पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए और अंतरिक्ष में अपने पदचिन्ह को बनाए रखने के लिए भारत का एक अभिन्न अभियान था। इसके अलावा मंगलयान 1 जो कि सफल हो चुका है, सक्सेस हो चुका है, सबसे कम लागत में हुआ है। और साथ ही साथ इसके द्वारा ही वहाँ पर हमने बायो सिग्नेचर के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है। बायो सिग्नेचर के बारे में मैंने बता दिया है। इसके अलावा वहाँ पर मीथेन की उपस्थिति से हमको भावी जो अपने सोर्स हैं उनके बारे में भी ज्ञात होगा। और इसके साथ हमारे जो अगर ट्रेवलिंग शुरू होती है और भावी भविष्य में अगर इस तरह से पॉसिबल हो सकता है कि हमको चीप प्राइजेस पे वहाँ से कुछ पृथ्वी पर या पृथ्वी से वहाँ पर कुछ ट्रांसमिट कर सकते हैं तो जीवन संभव भी हो जाए। आदित्य L1 एक पहला है जो सूर्य के अध्ययन के लिए हमने डिज़ाइन किया है। इसके अलावा एस्ट्रोसेट के बारे में पढ़ें तो एस्ट्रोसेट के बारे में भी आपको सारे नॉलेज होना चाहिए। तो ये हो गए जितने भी अभियान थे भारत के, अभियान हो गए। इसके अलावा अब आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत की नौवहन प्रणाली। पहले नौवहन प्रणाली में हम सब कुछ पढ़ेंगे जिसमें वैश्विक ग्लोबल GPS सिस्टम होगा और भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली होगा। तो ये दोनों को अपन पढ़ेंगे और इसके अलावा जानेंगे कि किस तरह से कार्य करता है। और इसके बाद ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो आगे भविष्य में जो जितने भी मिशंस हैं भारत के उसके बारे में भी अपन देख लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।